भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन? सो हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया? वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग ठीक हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और करना भी चाहिए। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आज जो बातचीत करने वाले हैं, एक ऐसा टॉपिक जहां से मोस्ट प्रॉब्ली यू विल गेट द क्वेश्चन, आता ही आता है। तो पूरे सर्वेइंग में दो पार्ट में हम लोग सर्वेइंग को कवर करते हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ बेटा। तो पहला पार्ट हमारा रहता है दैट इज बेसिक सर्वेइंग, जो डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी क्रैश कोर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। और जो मॉडर्न सर्वेइंग या फिर एडवांस सर्वेइंग वाला पार्ट है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। मेजरली तीन टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। पहला है फोटोग्रामेट्री सर्वे, दूसरा है जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और अगला टॉपिक है दैट इज रिमोट सेंसिंग। तो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, यहां से कम क्वेश्चन आप बोल सकते हो आते हैं। लेस क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन जो है, प्रोबेबिलिटी जो है क्वेश्चंस की कम है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है दैट इज द फोटोग्रामेट्री सर्वे। तो आज के इस सेशन में मैं फोटोग्रामेट्री सर्वे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं पूरा फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं, बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक वाइज चार पांच टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सभी के कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। और बेसिक देखेंगे हम लोग जीआईएस का, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे रिमोट सेंसिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोटोग्रामेट्री सर्वे। देखो यार, फोटोग्रामेट्री सर्वे में सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज द स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। अगर आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रखी तो यू मस्ट हैव स्टडीड सम बेसिक टर्मिनोलॉजी। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। देखो, स्केल का जो बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने बेसिक सर्वेइंग में पढ़ रखा है कि सर स्केल को यूज करते हैं हम लोग, कैसे डिफाइन करते हैं सर? स्केल कैन बी डिफाइंड एज द मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। बेसिक डेफिनेशन तो स्केल की यही थी, यस और नो? अब क्योंकि यहां पर फोटोग्राफ की बात हो रही है, तो आप बोल सकते हो सर हम लोग डिफाइन कर देंगे फोटोग्राफिक डिस्टेंस डिवाइड बाय द ग्राउंड डिस्टेंस। स्केल की हेल्प से ग्राउंड की डिटेल को हम लोग पेपर पे रिप्रेजेंट कर पाते थे विद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सो स्केल का यूज क्या था कि सर बिना अगर स्केल डिफाइन नहीं करेंगे तो ग्राउंड की डिटेल जो है उसको पेपर में रिप्रेजेंट करना हमारे लिए प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए स्केल का हम लोग यूज करते थे। अब वर्टिकल फोटोग्राफ क्या होती थी कि सर वर्टिकल फोटोग्राफ इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अगर किसी भी जगह की परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ आप ले रहे हैं, इसका मतलब यू कैन डायरेक्टली यूज दैट फोटोग्राफ एज स्केल। उस फोटोग्राफ सॉरी एज अ मैप, उस फोटोग्राफ को आप एज अ मैप यूज कर सकते हैं। किस फोटोग्राफ की बात कर रहा हूं? इन द केस ऑफ परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ। बट ऑब्वियसली फोटोग्राफ से कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको उस फोटोग्राफ का स्केल पता हो। तो सबसे पहले हम लोग स्केल ऑफ फोटोग्राफ डिफाइन करते थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, फॉर एग्जांपल ये आपका रेफरेंस है, और ये आपका कोई ग्राउंड है हैविंग द एलिवेशन स्मॉल एच। ये आपका फ्लाइंग एक्सपोजर पॉइंट है। दिस इज योर एक्सपोजर पॉइंट जहां से आपने फोटोग्राफ क्लिक की है। लेट्स से दिस इज द फोटोग्राफ, ये आपकी फोटोग्राफ है। दिस इज योर फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा। और कैपिटल एच होता था फ्लाइंग हाइट, फ्लाइंग एल्टीट्यूड। जो आपका एयरक्राफ्ट है उसका एल्टीट्यूड क्या है रेफरेंस से, तो उस केस में आप बोलते थे सर वी कैन यूज द स्केल, वी कैन डिफाइन द स्केल एज एफ अपॉन एच माइनस एच। तो सबसे जनरल फॉर्म जो स्केल का था वो ये था। सर टर्मिनोलॉजी एक बार बता दीजिए। एस इज द स्केल, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, कैपिटल एच इज द फ्लाइंग एल्टीट्यूड ऑफ द एयरक्राफ्ट और हाइट ऑफ द एक्सपोजर स्टेशन above द मीन सी लेवल, स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ द लेवल सरफेस, जो आपकी सरफेस है। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं कि हमेशा ग्राउंड जो हो वो इस तरीके से लेवल्ड हो। इट मे बी द सिचुएशन की ग्राउंड इज समथिंग लाइक दिस। मतलब जितने भी ग्राउंड के पॉइंट हैं सबके एलिवेशन सेम नहीं है। लेट्स से दिस इज H1, दिस इज H2, दिस इज H3 एंड सो ऑन। तो सर ऐसे फोटोग्राफ के लिए जहां पर आपने अंडुलेटेड ग्राउंड का फोटोग्राफ क्लिक किया है, उसके लिए कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्केल को? तो यहां से दूसरा डिस्कशन निकल के आता था दैट इज द, एज यू कैन सी, ये मैंने बेसिक आपको बता दिया है। और दूसरा डिस्कशन निकल के आता था दैट इज द एवरेज स्केल। एवरेज स्केल का कंसेप्ट क्या था कि अगर ग्राउंड की प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है, दिस इज योर रेफरेंस और डेटम, लेट्स से दिस हाइट इज H1, दिस हाइट इज H2, दिस हाइट इज H3, दिस हाइट इज H4। और अगर ऐसी सिचुएशन में जो फोटोग्राफ है उसका स्केल मुझे डिफाइन करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द एवरेज ऑफ ऑल द हाइट्स।
और इसके बेसिस पे मैं एक एवरेज स्केल डिफाइन कर पा रहा था। तो दिस इज योर एच एवरेज एंड दिस इज नथिंग बट यू कैन राइट दिस इज एज H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4/4। यस और नो? तो जो अभी आपने टर्म देखा S इज इक्वल टू F अपॉन एफ H माइनस H, अब यहां पर H की जगह हम लोग क्या यूज कर लेंगे? तो ऐसा करते ही अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एवरेज स्केल। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, किसी एक एलिवेशन की बात हो रही है, फॉर दैट वी विल यूज S इज इक्वल टू F अपॉन H माइनस H। और अगर मल्टीपल हाइट्स हैं तो इसके लिए हम लोग एवरेज स्केल भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो एवरेज स्केल का सवाल गेट में आया नहीं है जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, यहां से सवाल बन सकता है। अगला स्केल आपने डिफाइन किया था जिसको आप बोलते थे डेटम स्केल। एक स्केल आपने डिफाइन किया था डेटम स्केल, समझ लो इसका कंसेप्ट क्या था। तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई ग्राउंड है, तो ये आपका क्या है, दिस इज योर रेफरेंस और डेटम। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स का प्रोजेक्शन कहां पे ले लूं, इफ आई एम टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द डेटम, तो ऑब्वियसली जो डेटम स्केल होगा दैट विल बी वैलिड फॉर इंटायर फोटोग्राफ, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स के एलिवेशन जो है वो तो रेफरेंस से अलग अलग हो सकते हैं, पर एक फोटोग्राफ के लिए डेटम क्या होगा, कॉमन होगा। और अब मैं एक ऐसा स्केल डिफाइन कर रहा हूं जो कि कहां पर है, वी आर डिफाइनिंग द स्केल ऑन द डेटम इटसेल्फ। तो ऐसे स्केल को बोलते थे हम लोग डेटम स्केल, और एस डेटम इज इक्वल टू नथिंग बट F अपॉन H माइनस H, में H क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अब किसी हाइट की आप बात ही नहीं कर रहे हो, सभी पॉइंट्स का प्रोजेक्शन कहां पर कंसीडर कर रहे हो आप, ऑल द पॉइंट्स वी आर कंसीडरिंग बाय प्रोजेक्शन ऑन द डेटम इटसेल्फ। तो यहां पर जो स्केल हम लोग डिफाइन करते थे, ऐसे स्केल को हम लोग बोलते थे डेटम स्केल। तो ये अगर ये 0 हो जाएगा तो एस डेटम विल बी इक्वल टू नथिंग बट F अपॉन कैपिटल H। ये तीनों स्केल क्लियर है? चैट बॉक्स में बता दो हाँ या ना। स्केल, एवरेज स्केल और डेटम स्केल, स्केल, एवरेज स्केल और डेटम स्केल सभी को क्लियर है? यस और नो? एवरीवन कंफर्म इन द चैट बॉक्स। और यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। सब कुछ गिवन होगा आपको। फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा विल बी गिवन टू यू, फ्लाइंग एल्टीट्यूड कैपिटल H विल बी गिवन टू यू, पॉइंट का एलिवेशन विल बी गिवन टू यू, सिंपली दे विल आस्क अबाउट द स्केल। ध्यान किस बात का रखना है, जब कभी भी स्केल का ध्यान, स्केल को कैलकुलेट करेंगे, टेक प्रॉपर केयर ऑफ यूनिट्स। और अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा अगर हम लोग स्केल को RF के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो RF के फॉर्म में यूनिट का कलेश नहीं रहता है, RF के फॉर्म में देयर विल बी नो प्रॉब्लम एसोसिएटेड और रिलेटेड विद द यूनिट्स। तो इट विल बी ऑलवेज बेटर टू रिप्रेजेंट द स्केल इन द RF फॉर्म। क्लियर टू एवरीवन? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट टू एनीवन? ये तीन स्केल जो मैंने डिस्कस किए, फॉर अ पॉइंट हैविंग द एलिवेशन स्मॉल h और अ ग्राउंड, यू कैन से फॉर different points having the different elevation we have defined the average scale, and for entire photograph we have defined the datum scale। पूरी फोटोग्राफ के लिए हम लोगों ने डेटम स्केल को डिफाइन किया है। क्लियर है सभी को? बोलो भाई, ऑल क्लियर? नो डाउट? वेरी गुड। अगला इंपॉर्टेंट, ये पहला टॉपिक था फोटोग्रामेट्री में जो आपने अभी पढ़ा। दूसरा टॉपिक है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों तरीके के प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो समझते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का यूज क्या है। देखो तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द टावर, अगर एक कोई टावर है मान लो जिसकी हाइट है स्मॉल h, अगर मैं इसकी वर्टिकल फोटोग्राफ लेता हूं तो लेट्स से दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, ये आपके टावर का टॉप है, एंड दिस इज द बॉटम, T एंड B पॉइंट, दिस इज योर एक्सपोजर स्टेशन, दिस इज योर फोटोग्राफ। तो आपको देखने को मिलेगा कि इफ वी आर टेकिंग द फोटोग्राफ, और उस फोटोग्राफ में, लेट मी करेक्ट, इसको थोड़ा सही से बना देता हूं टू अवॉइड द कंफ्यूजन। क्या करते हैं, ये टावर ले लिया, ये O ले लिया, और यहां से ये फोटोग्राफ क्लिक किया, दिस इज द टॉप, दिस इज द बॉटम, यहां पर कहीं फोटोग्राफ मिल रहा है, दिस इज योर फोटोग्राफ। कहां पर मिलेगा सर, फोकल लेंथ F। अब देखो टॉप के करस्पॉन्डिंग ये मिल रहा है स्मॉल t और ये मिल रहा है स्मॉल b। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो इसको मैं बोलता हूं प्रिंसिपल पॉइंट, और स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फोटोग्राफिक प्रिंसिपल पॉइंट। अब रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट बोलता है क्या, समझो। क्योंकि ये टावर है जिसकी हाइट h है, द हाइट ऑफ दिस टावर इज लेट्स से स्मॉल h। अगर मैं परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ की बात कर रहा हूं तो इन अ परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ दिस कैपिटल T पॉइंट एंड कैपिटल B पॉइंट should be represented by a single point on the photograph. Do you agree on this point, yes or no? अगर हमारी फोटोग्राफ परफेक्ट वर्टिकल फोटोग्राफ है
तो भैया ये टावर के दोनों पॉइंट मुझे एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट होते हुए दिखने चाहिए ऑन द फोटोग्राफ, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं टॉप पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। लेट मी चेंज द कलर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द टॉप पॉइंट एंड दिस इज द बॉटम पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ। दो अलग अलग पोजीशन मिल रही है हमें टॉप और बॉटम की। तो अगर मैं इनसे प्रिंसिपल पॉइंट जो मैंने डिफाइन किया, अगर मैं यहां से रेडियल डिस्टेंस डिफाइन करूं, तो लेट्स से इसकी डिस्टेंस को मैंने आर बोल दिया और इसकी डिस्टेंस को आर नॉट बोल दिया। तो व्हाट इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट? जनरली इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, और ये कुछ और नहीं होता है, ये रेडियल डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है ऑन द फोटोग्राफ, इट इज योर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। और ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हमारी हेल्प करता है कि फोटोग्राफ में अगर मुझे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पता है, क्योंकि फोटोग्राफ में प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो फोटोग्राफ में आप सारे डिस्टेंसेस को, सारे कोऑर्डिनेट्स को इजीली मेजर कर सकते हैं, और उन कोऑर्डिनेट्स, उन डिस्टेंसेस, उस रेडियल डिस्टेंस की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता था रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का, अगर आपको याद हो। तो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूले भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर रखे, देखो नोटेशन सभी आपको पता ही है, नोटेशन सभी को पता है। डी इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, एच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग हाइट कैपिटल एच हो गया, और रेडियल डिस्टेंस हो गया टॉप, दैट इज एच आर। तो अब इसकी हेल्प से हम लोग फोटोग्राफिक डिटेल की हेल्प से, विदाउट गोइंग टू द ग्राउंड, ग्राउंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके फिजिकल आइडेंटिफिकेशन के बिना ही, फोटोग्राफ की हेल्प से ही, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट से वी कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये यूज होता था आपका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का। तो दिस वाज द यूज ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर टू एवरीवन? कंफर्म करते रहेंगे भाई सभी लोग। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलीवेंट हैं, और यहां से सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो न्यूमेरिकल भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूछा जा सकता है, और साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी, जैसे हाउ द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू द कैपिटल एच, फ्लाइंग हाइट या हाइट ऑफ द एक्सपोजर स्टेशन से रिलीफ डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से रिलेटेड है। तो यू कैन वेरीफाई दिस इज द इनवर्सली रिलेशनशिप, यस और नो। रेडियल डिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यस, बिल्कुल सही, इनवर्सली। तो इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहां से बन सकते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये दूसरा टॉपिक था। अगले टॉपिक की अगर बात करें, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हैविंग द डिफरेंट एलिवेशन। मान लो ग्राउंड में कोई दो पॉइंट हैं, ए और बी। ए का एलिवेशन है स्मॉल एच ए, बी का एलिवेशन है स्मॉल एच बी। फोटोग्राफ आपने लिया है यहां से, यू हैव टेकन द फोटोग्राफ, बाकी सारी कहानी वही सेम है, और यहां पर आपको फोटोग्राफ मिलता है। तो आप क्या बोलते हो सर, इस फोटोग्राफ में स्मॉल ए और स्मॉल बी, अगर मुझे फोटोग्राफ के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, ऐसे दो पॉइंट जिनके एलिवेशन अलग अलग है, क्या मैं उनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता हूं? तो तरीका तो ये बोलता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप बता सकते हैं अगर आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो। बात तो सही है, क्योंकि फोटोग्राफ को जब आप देखोगे तो फोटोग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, तो प्रॉपरली वहां पर आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिखने वाले। तो कोई भी पॉइंट है तो उसके लिए आप डिफाइन कर सकते हैं कितना एक्स है और कितना वाई है, यस और नो। ये फोटोग्राफ में तो पॉसिबल है, बट व्हाट अबाउट द ग्राउंड पॉइंट्स, जो ग्राउंड के पॉइंट्स हैं उसके लिए हम लोग क्या करें? और अगर ग्राउंड में ही इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना था तो फोटोग्रामेट्री क्यों किया? फिर तो बेसिक सर्वेइंग से कर सकते थे। तो अब मुझे फोटोग्राफ की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को, कैपिटल डी को फाइंड आउट करना है। दिस इज द पॉइंट प्रॉब्लम। कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब मुझे ए पॉइंट के एक्स ए और वाई ए कोऑर्डिनेट पता चल जाएं, और बी पॉइंट के एक्स बी और वाई बी कोऑर्डिनेट पता चल जाएं। अगर ये कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है तो मुझे पता है कि आई कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ए बी और कैपिटल डी विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कैपिटल एक्स से कर लो, कैपिटल एक्स भी कर लो, कैपिटल वाई ए कर लो, कैपिटल वाई भी कर लो। मानते हो कि नहीं? सभी को पता है ये बात, सभी को पता है ये बात, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यस और नो? बोलो भाई। बट क्वेश्चन ये है कि सर इन कोऑर्डिनेट्स को कैसे पता लगाया जाए? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, इन कोऑर्डिनेट्स के बारे में कैसे पता किया जाए? तो अगर फोटोग्राफ है तो क्या मुझे इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे? स्मॉल एक्स ए, स्मॉल वाई ए, स्मॉल एक्स बी, स्मॉल वाई बी, ये तो पता लग जाएगा। फोटोग्राफ अवेलेबल है, पॉइंट उसमें दिख रहे हैं, स्मॉल एक्स ए, स्मॉल वाई ए, स्मॉल एक्स बी, स्मॉल वाई बी डिफाइन किया जा सकता है, यस और नो?
अब मुझे इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ग्राउंड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और ग्राउंड का कोऑर्डिनेट्स अगर निकाल लेंगे तो फिर ये डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल सकते हैं? तो यू कैन फाइंड आउट द ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स समथिंग लाइक दिस। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, कैपिटल है। ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स h माइनस एच ए पॉइंट की जो हाइट है, अपॉन f इंटू स्मॉल एक्स ए। एक्स ए इज द, देखो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्या है, ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स। लिख देता हूं टू अवॉइड कंफ्यूजन। ये आपके ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स हैं, और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या हैं, दीज आर योर फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है, फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये हमें नोन है दोनों पॉइंट के लिए, और इनकी हेल्प से हम लोग ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक दिस। तो दोनों पॉइंट के लिए पहले ए पॉइंट के लिए निकाल लिए ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स, और सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड आउट द ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। और अगर दोनों पॉइंट्स ए और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं, एक्स ए, एक्स बी, वाई बी, तो डिस्टेंस निकालने में अब क्या समस्या है? अभी तो बताया था भैया डिस्टेंस निकाली जा सकती है। तो विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, in this way you can find out the ground coordinates, ground distance between the 2 points having the different elevation, क्लियर है? तीसरा टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है आपके गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर टू एवरीवन? बोलिए भाई, क्लियर है सभी को? यस और नो? तो आई होप द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अगला डिस्कशन जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, कि सर डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट, ये तो बता दिया ना। अब आता है ओवरलैपिंग का कंसेप्ट। तो फोटोग्राफिक, और अगर मैं फोटोग्रामेट्री सर्वे की बात करूं तो वहां पर हम लोग दो तरीके के ओवरलैपिंग की बात करते थे। ओवरलैपिंग क्या होता था समझ लेते हैं, कि जब हम फोटोग्राफ क्लिक करेंगे तो कुछ एरिया को कॉमन रहेगा दो फोटोग्राफ में, दो सक्सेसिव फोटोग्राफ में कुछ पोर्शन ऑफ द ग्राउंड विल बी कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है, कि वो ग्राउंड पहले फोटोग्राफ में भी होगा और नेक्स्ट फोटोग्राफ में भी उसका पोर्शन होगा। ऐसा क्यों करते थे, ओवरलैपिंग क्यों करते थे? क्योंकि जब कभी भी हम फोटोग्रामेट्री करते हैं तो उससे डिटेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी हैव टू अरेंज द फोटोग्राफ प्रॉपरली। हमें उन सभी फोटोग्राफ्स को प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास कुछ कॉमन एरिया होगा तो वी कैन अरेंज इन अ सीक्वेंशियल मैनर, और उसकी वजह से हम डेप्थ परसेप्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टीरियोस्कोपी। तो स्टीरियोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप फोटोग्राफ्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए कॉमन एरिया रिक्वायर्ड होता है, ओवरलैपिंग रिक्वायर्ड होती है। कोई डिटेल मिस ना हो जाए, कोई इंफॉर्मेशन ऐसा ना हो जिसको हम लोग ना कलेक्ट कर पाए इन द फोटोग्राफ, इसलिए भी हम लोग ओवरलैपिंग के कंसेप्ट का यूज करते थे। डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट लाइन में जो आप ओवरलैपिंग कर रहे हैं, या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो फोटोग्राफ्स में हम लोग ओवरलैप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते थे लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप। और एजेस में जो आप ओवरलैपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेटरल डायरेक्शन में जो आप ओवरलैपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते थे साइड ओवरलैप। तो दो तरीके की ओवरलैपिंग आपको कंप्लीट करनी। डायग्राम की हेल्प से अगर आप समझना चाहो तो फॉर एग्जांपल ये एक ग्राउंड है। अब जाहिर सी बात इसको एक फोटोग्राफ से तो कवर नहीं कर सकते, तो मान लो ये अपनी डिफरेंट डिफरेंट क्या है, दीज आर द फ्लाइट लाइंस। आपने बोला सर एयरक्राफ्ट विल मूव लाइक दिस, पहले एयरक्राफ्ट यहां पर मूव करेगा। ये फोटोग्राफ 1 लिया, फिर वी हैव टेकन द फोटोग्राफ 2 हेयर, तो यहां पर कुछ पोर्शन ये आप देखेंगे जो होगा कॉमन इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन लाइक दिस। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ द एयरक्राफ्ट विल मूव ऑन द अनदर स्ट्रिप, दूसरे फ्लाइट लाइन पर मूव करेगा। तो अब जो फोटोग्राफ आप क्लिक करेंगे उसमें लेटरल डायरेक्शन में कुछ ओवरलैपिंग होगी लाइक दिस। तो देयर विल बी सर्टेन ओवरलैपिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो इसको आप बोलते थे साइड लैप। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडनल लैप और साइड लैप क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये तो समझ में आ गया। कितना प्रोवाइड करते हैं वो भी मैंने लिख दिया है। जनरली लॉन्गिट्यूडनल लैप जो होता है वो 60% होता है, और साइड लैप जो होता है वो 15 से 35% होता है। दीज आर द पार्ट ऑफ द फ्लाइट प्लानिंग। जब कभी भी आप फोटोग्रामेट्री करते हैं तो उसके पहले आप डिसाइड कर लेते हैं कि कितना ओवरलैपिंग हमें प्रोवाइड करना है। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट थे। इसकी हेल्प से हमें निकालना है कि सर अगर एडवांटेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो, प्रॉपरली डिटेल को एक्सट्रैक्ट कर पाए, इंफॉर्मेशन को हम लोग नोट कर पाए विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्रामेट्री या स्टीरियोस्कोपी। इसके लिए ये ओवरलैपिंग इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए। ठीक है, अगला डिस्कशन क्या है, एरिया कवर्ड बाय अ फोटोग्राफ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है ग्राउंड, इसकी डायमेंशन लेट्स से ये L है एंड दिस इज योर B। अब इसकी अगर आपने फोटोग्राफ लिया और आप बोल लो सर ये पूरी डायमेंशन यहाँ पर कवर हो गई है, बहुत बढ़िया, और ये पूरी डायमेंशन है, तो स्मॉल L हो गया और ये स्मॉल B हो गया। तो कोई भी एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ है वो कितना एरिया कवर कर रही है। अगर ओवरलैपिंग नहीं होता तो हमारे लिए आसान था कमेंट कर पाना
कि सर जितनी भी फोटोग्राफ है एज पर द स्केल वी कैन टेल कि कितनी करस्पॉन्डिंग ग्राउंड एरिया को हम लोग कवर कर रहे हैं। बट क्योंकि अब आप ओवरलैपिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग द लॉन्गिट्यूडनल लैप ऑन द फोटोग्राफ एज वेल एज एंड द साइड लैप ऑन द फोटोग्राफ। तो अब आपको पता करना है कि कितना एरिया हमारे फोटोग्राफ ने कवर किया है, तो वो आप यहां से निकाल सकते हैं। उसके लिए स्केल पता होना चाहिए, और स्केल कैसे बता सकते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये एक फोटोग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है ये निकालना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को आप समझिए। मेरा मेन मकसद जो है, मेन मुद्दा जो है वो ये है कि मैं जानना चाहता हूं कि अगर मुझे कोई भी ग्राउंड दिया गया है, उस पूरे ग्राउंड की डिटेल को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए मुझे टोटल कितने नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स लेने हैं। सुनिए ध्यान से, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया। किसी भी एरिया को कवर करने के लिए कितने फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड हैं, ये जानने के लिए मुझे पता होना चाहिए इस कंसेप्ट के बारे में कि हाउ मेनी, व्हाट इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय अ सिंगल फोटोग्राफ। एक सिंगल फोटोग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? क्यों इच्छुक हो आप, क्यों जानना चाहते हो, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, यस और नो? इसका यूज देखो। यस, बिल्कुल आपको लॉन्गिट्यूडनल लैप और साइड लैप को भी कंसीडर करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस पॉइंट, कि सर एक फोटोग्राफ कितना नेट इफेक्टिव एरिया कवर कर रहा है ग्राउंड का, उसके लिए ओवरलैपिंग को भी कंसीडर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो जब कभी भी बात होती है कितनी फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, तो वहां पर मुद्दा क्या है जरा समझो। अब दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, दो पॉसिबिलिटी है। पहला केस यहाँ पे लिखा होगा, नहीं लिखा है, लिख दिया होगा, केस वन। अब देखो यहाँ पे दो तरीके की सिचुएशन हो सकती है, ध्यान से सुनना। आपको डायरेक्टली ये बताया जा सकता है कि भैया टोटल इतना एरिया है, इसको हमें कवर करना है, फोटोग्रामेट्री करना है, इसके लिए कितनी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होगी। ये पहला केस है जहां पर आपको टोटल एरिया दे दिया गया समथिंग लाइक दिस, 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, लॉन्गिट्यूडनल लैप आपको बता दिया गया, साइड लैप बता दिया गया, और बोला गया बताइए कि भाई इसको कवर करने के लिए कितनी फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होगी। तो इसके लिए क्या बेसिक कंसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या बेसिक कंसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, बताइए भाई। तो आपने बोला सर कुछ नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एरिया है जो आप कैपिटल ए बोल रहे हैं, किसी तरीके से अगर मैं स्मॉल ए निकाल लूं, स्मॉल ए क्या है, एरिया कवर्ड बाई सिंगल फोटोग्राफ, एरिया कवर्ड बाई सिंगल फोटोग्राफ, तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स टू कवर दिस इंटायर एरिया विल बी इक्वल टू नथिंग बट कैपिटल ए बाई स्मॉल ए। क्या बोलते हो? अरे सिंपल सी बात है, अगर बोल लो आप कि सर एक एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर का, उसको कवर करने के लिए कितनी फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड हैं, तो मैंने आपको बोला कि जो हमारी एक फोटोग्राफ है वो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगी। द वन फोटोग्राफ इज कवरिंग द एरिया ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया जो है ग्राउंड एरिया वो 100 किलोमीटर स्क्वायर है। उस केस में कितनी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होगी, 100 डिवाइड बाई 1, 100 फोटोग्राफ्स आर रिक्वायर्ड। इट्स वेरी सिंपल। हाँ भाई, तो मुद्दा ये आता है कि सर अब हम ये कैसे पता लगाएं कि एक फोटोग्राफ कितना एरिया कवर करेगा। ठीक है, ये भी बता देते हैं। तो अगर कोई फोटोग्राफ है, अगर कोई फोटोग्राफ है तो उसकी भी तो डायमेंशन होगी। लेट्स से ये स्मॉल एल हो गया और स्मॉल डब्ल्यू हो गया, ये कैपिटल एल हो गया और ये कैपिटल डब्ल्यू हो गया। तो तुम्हें नहीं लगता है स्मॉल ए जो होगा नथिंग बट कैपिटल एल इंटू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एल इंटू कैपिटल डब्ल्यू इसके बराबर होगा, यस और नो? बता देना भाई, कहीं कोई डाउट हो तो एक बार बता जरूर देना मुझे। कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर है? तो अब मुद्दा है कि एल और डब्ल्यू कैसे निकालें, बाय कंसीडरिंग द ओवरलैपिंग ऑल्सो, हमें ओवरलैपिंग को भी कंसीडर करते हुए चलना है। निकाल सकते हैं भाई, इतना बड़ा प्रॉब्लम थोड़ा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखोगे कैसे निकालें? तो कैपिटल एल हम लोग निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस लॉन्गिट्यूडनल लैप, ये डायरेक्शन अगर फ्लाइट की है, स्केल क्या है, इनटू स्मॉल एल, लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ, लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ। कैन बी राइट लाइक दिस बेटा? और अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल डब्ल्यू? लिखा जा सकता है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली कैन आई राइट कैपिटल डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइड लैप इंटू स्केल इंटू स्मॉल डब्ल्यू। क्या इस तरीके से लिख सकता हूं मैं? क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, यस और नो? तो अब क्या प्रॉब्लम है, एल पता है, डब्ल्यू पता है, ए निकाल लोगे, गिवन एरिया पता है, एक फोटोग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है ये आपने पता लगा दिया।
तो नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड। पहला केस, व्हेन द ओवरऑल एरिया ऑफ द ग्राउंड वाज गिवन टू यू। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा हर प्रॉब्लम में आपको कंप्लीट एरिया इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए। सर और कोई भी तरीका है क्या एरिया को प्रोवाइड करने का? हाँ बिल्कुल है। और वो जो दूसरा तरीका है वो आपका केस नंबर 2 है, उसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो केस नंबर 2 क्या बोलता है, सब बता दिया। केस नंबर 2 यहां पे नहीं लिखा है। तो केस 2 है जब एरिया जो है वो आपको डायमेंशन के फॉर्म में दिया जाए। अब ओवरऑल एरिया नहीं गिवन है, वो बोलेगा 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का एरिया एक ग्राउंड है, 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का ग्राउंड है, तो इसको कवर करने के लिए टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कितनी होगी। अब इस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो कंसेप्ट पहले समझ लो। मान लो एक ग्राउंड है 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का। अब ऑब्वियसली इतने बड़े ग्राउंड को हम लोग सिंगल फोटोग्राफ्स में तो नहीं कवर कर पाएंगे फोटोग्राफ में। तो आपने बोला सर इसके लिए मुझे मल्टीपल फोटोग्राफ्स लेनी पड़ेंगी, ले लो। तो हम लोगों ने क्या करा, इस पूरे एरिया को नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, जिसको स्ट्रिप्स बोल सकते हो आप, फ्लाइट लाइन बोल सकते हो। अब क्या करेंगे, हर स्ट्रिप में कुछ फोटोग्राफ्स लेंगे, हर स्ट्रिप में कुछ फोटोग्राफ लेंगे और इस तरीके से पूरे एरिया को कवर कर लेंगे। जो भी ओवरलैपिंग आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल लैप, साइड लैप, वो सारी ओवरलैपिंग को प्रोवाइड करते हुए, इन दिस वे वी कैन डिवाइड द इंटायर एरिया इनटू द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, और हर स्ट्रिप्स में कुछ फोटोग्राफ लेके इस तरीके से हम लोग पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। यस और नो? तो जब डायमेंशन गिवन हो तो हम लोग कंसेप्ट क्या यूज करने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स विल बी इक्वल टू n1 into n2। total number of photographs required in this case will be equal to n1 into n2। अब n1 n2 क्या है, n1 आपने बोला नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स इन ईच स्ट्रिप, हर स्ट्रिप में कितनी फोटोग्राफ आप ले रहे हैं, दैट इज द n1, और n2 इज द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड। पूरे एरिया को कवर करने के लिए कितनी स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड है, मल्टीप्लाई बाई हर स्ट्रिप में हम कितनी फोटोग्राफ ले रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता है ऐसा अगर हम लोग कर देंगे तो वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड टू कवर द इंटायर एरिया। उस पूरे एरिया को कवर करने के लिए जितनी भी फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होंगी वो हम बता सकते हैं। यस और नो? तो मुद्दा ये आता है कि n1 n2 निकालें कैसे। अरे सेम कंसेप्ट n1 n2 जैसे आपने निकाला था, सिमिलरली कितना एरिया कवर कर रहे हैं, लेंथ और विड्थ को कंसीडर करते हुए वी कैन कमेंट ऑन द n1 एंड n2। तो अगर n1 और n2 पता चल गया है तो फिर हम टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स भी निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? बोलिए बेटा, कंफर्म करिए सभी लोग को क्लियर है? तो ये दोनों केस इंपॉर्टेंट हैं और यहां से दो दो नंबर के सवाल देखने को मिलते हैं। कोई भी केस पूछा जा सकता है। दे कैन प्रोवाइड यू द ओवरऑल एरिया, या फिर आपको एरिया डायमेंशंस के फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। जिस तरीके से आपको एरिया प्रोवाइड किया गया है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि विच अप्रोच वी नीड टू फॉलो, कि किस अप्रोच से हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। सर दोनों केस में आंसर सेम आएगा, नहीं आएगा? दोनों केस में आंसर सेम आएगा क्या, नहीं आएगा? क्लियर है? ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे, जहां जहां से भी न्यूमेरिकल बन सकता है, गेट एग्जाम की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सफलतापूर्वक यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। तो थ्योरेटिकल टॉपिक्स कुछ और भी है, लाइक बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ्स क्या होता है, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ वो आपको पता है। ठीक है, तो आई एम एज्यूमिंग दैट द रेस्ट पार्ट इज नोन टू यू, उससे आप अवेयर हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। चली जाती है कभी कभी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी एग्जाम्स में आई हैं। क्रैब और ड्रिफ्ट क्या होता है ये समझ लो जरा, एक बार बता देता हूं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। क्रैब और ड्रिफ्ट क्या क्या है? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द फ्लाइट लाइन एंड द एजेस ऑफ द फोटोग्राफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट। मान लो ये आपकी डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट थी। अब आपने बोला सर एक काम करते हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे थे आप, अब फोटोग्राफ्स कुछ इस तरीके से आ रही हैं, यू आर टेकिंग द फोटोग्राफ्स लाइक दिस। तो आपको नहीं लगता है इनके एजेस और फ्लाइट लाइन के बीच में कोई एंगल बन रहा है? इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैब। ड्रिफ्ट क्या होता है कि जब हम अपने एयरक्राफ्ट को किसी एक फ्लाइट लाइन पे मूव करा रहे हैं, तो आइडियली तो हम चाहते हैं सिचुएशन कुछ ऐसी हो, आइडियली तो हम चाहते हैं कि वी विल टेक द फोटोग्राफ लाइक दिस, बट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द विंड की इफेक्ट की वजह से ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम अपनी फ्लाइट लाइन को मेंटेन कर पाए। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, वी आर टेकिंग द फोटोग्राफ समथिंग लाइक दिस, हम एक्चुअल में कुछ इस तरीके की फोटोग्राफ ले रहे हैं, और दिस कंसेप्ट इज नोन एज द ड्रिफ्ट। तो थ्योरेटिकली ये अलग अलग, स्पेशली अगर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन ईएससी में आए हुए हैं,
तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि 2 टॉपिक आपको 2 टर्म और पता होने चाहिए। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं अगले डिस्कशन में, और अगला डिस्कशन क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे क्विकली। क्या क्या पूछा जा सकता है? तो जीआईएस इज द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जितनी भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को से रिलेटेड जो कुछ भी आप कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? जो भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग यूज के हिसाब से हम उस इंफॉर्मेशन से कुछ नई इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा तंत्र है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का, इसी को बोलते हैं जीआईएस। इसी को बोलते हैं जीआईएस। अब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आप कहां कहां से कलेक्ट कर सकते हैं? तो वही साथ मैंने लिखा भी होगा, जीआईएस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम which involves collection, capturing, storing, processing, manipulating, analyzing, managing, retrieving, and displaying the data. Information is essentially referred to the real world problem is known as the geographical information system. इसी को आप बोलते हैं जीआईएस। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरेटिकली आपका बन सकता है, उनको समझ लेते हैं। जैसे जीआईएस के लिए, अब ये जो आप इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, इसको मैनेज करने के लिए, इसको प्रोसेस करने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए कुछ तो रिक्वायर्ड होगा। अरे कुछ तो रिक्वायर्ड होगा भैया, नहीं होगा? क्या रिक्वायर्ड होगा? तो जीआईएस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? जीआईएस के कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो जीआईएस के लिए आपको चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हार्डवेयर चाहिए सर। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं लोग? डेटा और सॉफ्टवेयर। ये सब कुछ अगर है, तो इसके कंप्लीट अरेंजमेंट को आप क्या बोल सकते हैं? दिस सेटअप इज रिक्वायर्ड टू मैनेज द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। क्लियर है भाई? पता चल गया? अरे बोलो हाँ या ना। अब ये जो डेटा है, जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आप बार बार बोल रहे हैं, ये कहां से आएगी? दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गेट थ्रू। ये इंफॉर्मेशन कहां कहां से आपको मिल सकती है? तो दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गेट थ्रू मैप्स जो आपने प्रिपेयर किए थे विद द हेल्प ऑफ द बेसिक सर्वेइंग, एरियल फोटोग्राफ्स, सैटेलाइट इमेज, फील्ड ऑब्जर्वेशंस, अदर सोर्सेस। अब जीआईएस की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, अब हम इस लोग इसको क्या कर लेंगे? डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर लेंगे, और यही हमारा जीआईएस का डेटाबेस बन गया। अब इसका मैनेजमेंट करो, अब इसका आप मैनेजमेंट करिए, जो भी करना चाहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो लेक्चर्स में मैंने और डिटेल वे में इसको डिफाइन किया है जीआईएस को, कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से। तो जिन लोगों ने अटेंड कर रखा होगा वो याद कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि फोटो डीपी चेंज करने वाला, याद है? सोशल मीडिया में जो आप डीपी चेंज करते हैं अपनी, उस पूरे प्रोसेस की हेल्प से रिलेट करके हम लोगों ने जीआईएस को डिटेल में डिस्कस कर रखा है। चलिए, ये थोड़ी जानकारी इंपॉर्टेंट तो थी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है, दैट इज रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ डेटा। 2 तरीके के डेटा इंपॉर्टेंट है, स्पेशियल और नॉन स्पेशियल डेटा। अब जरा इसको ध्यान से समझ लो कि सर स्पेशियल डेटा क्या है, नॉन स्पेशियल डेटा क्या है। स्पेशियल डेटा का मतलब है कि रियल वर्ल्ड में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, दैट इज द स्पेशियल डेटा। दैट इज द स्पेशियल डेटा। अगर आप आसपास देख रहे हैं तो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, यही तो दिख रहा है, ट्री दिख रहा है, रोड्स दिख रही हैं, पहाड़ी इलाके में हो तो हिल दिख रहे हैं, रिवर दिख रहा है, पॉन्ड दिख रहा है। दीज आर द थिंग्स दैट यू विल सी अराउंड योरसेल्फ। उसको अगर एज इट इज हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज द स्पेशियल डेटा। ठीक है? अब ये क्या है? स्पेशियल डेटा भी तो होता है 2 तरीके का। वेक्टर डेटा, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो 2 तरीके का है, वेक्टर डेटा और रेस्टर डेटा। वेक्टर डेटा का मतलब क्या है? कुछ इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट, लाइंस एंड पॉलीगन। अगर मैं किसी इंफॉर्मेशन को, स्पेशल इंफॉर्मेशन को पॉइंट, लाइन या पॉलीगन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसको मैं बोलूंगा दैट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशियल डेटा। और रेस्टर में क्या करते हैं? रेस्टर के केस में यहां पर देखो दूसरा फॉर्मेट लिखा था, तो यहां पर पॉइंट, लाइन, पॉलीगन, इनकी हेल्प से आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पर पिक्सल्स की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो पहला हो गया स्पेशियल डेटा। क्या होता है सर, एक बार फिर से बता दीजिए। जो कुछ जैसा दिख रहा है, जो भी आसपास है, वो सभी कुछ क्या है? स्पेशियल डेटा है। वो स्पेशियल डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग 2 तरीके से। उसका पहला रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं वेक्टर फॉर्मेट में। तो जो भी आपके, फॉर एग्जांपल एक रिवर है, उसको आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, कोई बिल्डिंग ब्लॉक है उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट। तो पॉइंट, लाइन और पॉलीगन्स की हेल्प से जो आपकी रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, कंडीशन है, ऑब्जेक्ट्स हैं,
उनकी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना इज नोन एज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशियल डेटा। रेस्टर के केस में आप सेम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट नॉट विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट लाइन एंड पॉलीगन। पॉइंट लाइन और पॉलीगन की हेल्प से ना रिप्रेजेंट करके यहां पर आप यूज कर रहे हैं क्या, हेयर यू आर यूजिंग द पिक्सल्स। पिक्सल्स के फॉर्मेट में अगर हम लोग इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज नोन एज द रेस्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो ये बात होगी स्पेशियल की। एक तरीके का डेटा आपने और बोला जिसको आप बोलते हैं नॉन स्पेशियल डेटा। तो नॉन स्पेशियल डेटा वो डेटा होता है जो कि हमारे स्पेशियल डेटा से एसोसिएटेड है। जैसे अब अगर आप किसी शहर की बात कर रहे हैं तो उस शहर की पॉपुलेशन क्या है, उस शहर में मेल फीमेल रेशियो क्या है, उस शहर में सीनियर सिटीजन का नंबर क्या है, परसेंटेज क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये डेटा भी है तो उसी जगह से रिलेटेड ना, बट ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन लाइक रोड बिल्डिंग ब्लॉक की बात नहीं हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन, इज नोन एज द नॉन स्पेशियल डेटा। इसी को आप बोलते हैं नॉन स्पेशियल डेटा। ये देखो पॉपुलेशन एग्जांपल मैंने आपको बताया, क्लियर है भाई? तो डेटा फॉर्मेट जो है जो आपको पता होने चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वेक्टर रेस्टर, और वेक्टर रेस्टर में वेक्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछ लिया जाता है। वेक्टर डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट लाइन पॉलीगन, चौथा कोई एक और ऑप्शन दे देगा इनमें से। इट इज नॉट यूज टू रिप्रेजेंट द वेक्टर डेटा। तो पॉइंट लाइन और पॉलीगन ये तीन कीवर्ड आपको ध्यान रखने, इसके अलावा और किसी तरीके से वेक्टर डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ऐसा सवाल भी अलग अलग एग्जाम में पहले आया हुआ है, तो गेट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? एनी डाउट टू एनीवन? तो मेरे हिसाब से जीआईएस में कम से कम इतनी बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए। जीआईएस में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो लगे हाथ तो रिमोट सेंसिंग की भी बात कर लेते हैं। अब इतने एप्लीकेशन क्या है, जितनी भी फील्ड तुम्हें पता है, देखो एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस, एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, हर फील्ड में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका हो गया। पूछ ले किन किन फील्ड में एप्लीकेबल है, हर फील्ड में एप्लीकेबल है। क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर है? एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक सवाल जनरली कहीं पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि क्या जीआईएस की हेल्प से, आंसर बताइएगा, क्या जीआईएस की हेल्प से अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? क्या जीआईएस की हेल्प से अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? क्योंकि जब आप इसका एप्लीकेशन देखोगे तो यू विल फाइंड कि दिस इज एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ अर्थक्वेक आल्सो। तो यहां से अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करूं, आपसे पूछूं कि क्या जीआईएस की हेल्प से अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जवाब है नहीं। जवाब है नहीं। जीआईएस की हेल्प से अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अर्थक्वेक से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो अगर कहीं अर्थक्वेक आया है, उसकी वजह से जो डैमेजेस हुए हैं, समझ रहे हो, उनके मैनेजमेंट में जीआईएस यूजफुल होगा। उनको मैनेज करने की, जो डिजास्टर हुआ है ड्यू टू द अर्थक्वेक, टू मैनेज दैट डिजास्टर जीआईएस इज एप्लीकेबल। बट विद द हेल्प ऑफ जीआईएस वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द अर्थक्वेक। कहां पे अर्थक्वेक आएगा, कितना अर्थक्वेक आएगा, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया है, तो ये गेट में भी आ सकता है, रिलेटेड टू द एप्लीकेशन पार्ट। अगर एप्लीकेशन पार्ट से रिलेटेड मैं आपसे बात करूं तो। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हो गई? बोलो, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? तो चलिए लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, और लास्ट टॉपिक है सर रिमोट सेंसिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना विदाउट स्टेब्लिशिंग अ फिजिकल कॉन्टेक्ट। बिना फिजिकल कॉन्टेक्ट के उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, डेटा का कलेक्शन इज नोन एज द रिमोट सेंसिंग। सिंपल सी बात है। अब इसके लिए भैया कुछ सेटअप रिक्वायर्ड है। दो तरीके के रिमोट सेंसिंग सिस्टम होते हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है कि इसके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, देखो कोई भी सिस्टम होगा एनर्जी से चलेगा, कोई भी सिस्टम होगा एनर्जी से चलेगा। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या करता है, जो सराउंडिंग एनर्जी है लाइक सन की एनर्जी को यूज कर लेता है इन ऑब्जेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं उनके पास खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है। इफ द सैटेलाइट्स आर हैविंग द ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। तो आई होप एक्टिव और पैसिव का गेम क्लियर हो गया। आई होप एक्टिव और पैसिव का गेम क्लियर हो गया, यस और नो?
बोलो भाई। तो यहाँ पे डायग्राम में भी आपको समझ में आ जाएगा, एक डायग्राम होगा, ये देखो ये डायग्राम। तो यहाँ पर सन की एनर्जी को यूज कर लिया सेंसर ने, तो इसको बोल दिया आपने पैसिव। एक्टिव वाले के पास अपना सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। क्लियर है। और एक क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है रिलेटेड टू द आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम। एक आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो होता क्या है देखो, अब ये फॉर एग्जांपल सन है, अब इसका रेडिएशन जो हो रहा है वो हर अलग अलग ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। ये आपकी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, सॉइल है, ग्रास है, वाटर है, फॉरेस्ट है, इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। ये जो रेडिएशन आ रहा है, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कुछ एब्जॉर्ब कर लिया रेडिएशन और कुछ क्या कर दिया इन्होंने, वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया। ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, इट विल बी कलेक्टेड बाय द सेंटर सेंसर, जो कि सैटेलाइट पे आपने लगा रखा है। अब ये सैटेलाइट इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये जज करेगा, ये आपको बताएगा कि क्या क्या ये ऑब्जेक्ट हैं। ये पूरा कहानी हो रही है। तो अगर एक आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम की बात की जाए तो क्या क्या होना चाहिए। तो भैया एक तो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी हो जो कंटिन्यू आपकी सेवा में तत्पर रहे। देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या है, नॉन इंटरफियरिंग एटमॉस्फेयर। जब ये इमिशन हो रहा है और इन ऑब्जेक्ट्स तक जो भी रेडिएशन हमारा जा रहा है, उसमें एटमॉस्फेयर का इन्वॉल्वमेंट जीरो होना चाहिए, और ऐसा होगा नहीं। कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही ना। और इसीलिए आप इसको बोल लो कि अगर आइडियल रिमोट सेंसिंग हो सिस्टम, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो प्रैक्टिकली दिस एटमॉस्फेयर विल इंटरफेयर, ये इंटरफेयर करेगा। तो आइडियली अगर मैं बात करूं क्या होना चाहिए, नॉन इंटरफियरिंग सीरीज ऑफ यूनिक एनर्जी मैटर इंटरेक्शन विद द अर्थ सरफेस। जो भी ऑब्जेक्ट है उनसे प्रॉपरली एनर्जी का क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। बहुत बढ़िया। सुपर सेंसर। अब ये जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहां पर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। तो द सेंसर शुड बी इफेक्टिवली कलेक्ट ऑल द रिलीवेंट इंफॉर्मेशन। यहां पर कुछ भी इंफॉर्मेशन आप मिस कर दोगे तो ऑब्वियसली इसी रेडिएशन जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, उसी के बेसिस पे तो आप चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे तो आप चीजों की डिटेल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो यस, देयर शुड बी सुपर सेंसर, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, ये भी आपकी रिक्वायरमेंट है। एक आइडियल सुपर सेंसर होना चाहिए। रियल टाइम डेटा हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन मिला, ग्राउंड स्टेशन में भेजो तुरंत, ताकि उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा सके। किसके लिए, अलग अलग यूजर्स के लिए। अब डिफेंस में यूज है तो डिफेंस पर्पज से आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करिए। एग्रीकल्चर की फील्ड में आप बात करना चाह रहे हैं तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक टर्म रिलेटेड टू द रिमोट सेंसिंग। देखो बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, बट गेट में अगर आप देखोगे, स्पेशली इन द केस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो इतने से काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। हाँ, जिसको बहुत ज्यादा मॉडर्न सर्वेइंग में इंटरेस्ट है कि सर हमें तो जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, हाँ, इस पे तो बिल्कुल मजा ही आ गया है, तो इस पे हमें और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी, इसको और एक्सप्लोर करना है, तो गेट ने आपके लिए एक पेपर और स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे अभी आप लोग गेट जा रहे हैं किससे, सिविल इंजीनियरिंग से देने, ऐसे ही गेट आप अपीयर कर सकते हैं जीई से, जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग। क्या है ये, जियोमेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आपका जो जीपीएस जीआईएस रिमोट सेंसिंग, ये सबका एक्सटेंडेड और एडवांस वर्जन आपको देखने को और पढ़ने को मिलता है। यस, तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसके लिए भी एलिजिबल हैं। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस टू। क्लियर है भाई? आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर कोर्स। ये जो हमारा क्रैश कोर्स था सर्वेइंग का, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट एंड मेजर कंसेप्ट्स ऑफ द सर्वेइंग, जो आपके गेट के लिए रिलीवेंट हैं और इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन, और सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इन कंसेप्ट्स को रिवाइज किया। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए और एनालाइज करिए। सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस कोर्स। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।